हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपके लिए पोएट्री सेक्शन के सारे वन शॉट वीडियोस, ग्रामर, राइटिंग स्किल, जो भी क्वेश्चंस एचएससी बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पूछे जाते हैं, हर एक का डिटेल में एंड शॉर्ट ट्रिक से वीडियोस लाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दी गई है, वहाँ पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है, जहाँ पे आपको क्वालिटी नोट्स मिलेंगे एंड एवरी डे यहाँ पे हम पोल लेते हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाइए एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉट वीडियो ऑफ पोएट्री। आज हम जो पोएम देखने वाले हैं, ये पोएम है फादर रिटर्निंग होम। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है, इसका जो थीम है, ये हमारे ही आसपास घूमने वाला या फिर इन द विसिनिटी ऑफ आर्स यहीं पे होता है। यहाँ पे दोस्तों द फादर रिटर्निंग होम, ये जो पोएम है, इट इज़ रिटन बाय फेमस इंडियन पोएट चित्रे, दिलीप चित्रे, जो कि बाइलिंगुअल पोएट है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोस्तों दो लैंग्वेज में या दो से ज़्यादा लैंग्वेज में वर्क करना। यानी कि दिलीप चित्रे जी ने मराठी में तो बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश में भी बहुत से पोएम लिखे। अब इंग्लिश एंड मराठी ये दोनों लैंग्वेज में उन्होंने वर्क किया है, इसलिए उन्हें बाइलिंगुअल पोएट कहा जाता है। जैसे कि नाउ द मेथड विच आई यूज टू टीच यू, इट इज़ ऑल्सो बाइलिंगुअल। यानी कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ एंड हिंदी में भी आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। तो ये क्या हो गया? बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन। बाइलिंगुअल मतलब यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस या फिर दो लैंग्वेजेस। तो दिलीप चित्रे वॉज वन ऑफ द फेमस बाइलिंगुअल पोएट। उन्होंने इंग्लिश एंड मराठी में भी बहुत सारा वर्क किया है। देन beside poet, he is well known filmmaker, then a columnist, magazine columnist and a painter। तो इनके बहुत सारे हॉबीज थे, बहुत ही वर्साटाइल ऑलराउंडर पर्सनालिटी थी। पोएट्री में तो वो लिखते ही थे पोएम्स, लेकिन अलावा पोएम्स के वो अच्छे पेंटिंग भी करते थे, फिल्म मेकिंग, उन्होंने खुद की फिल्म भी बनाई है, एंड मैगजीन कॉलमिस्ट, मैगजीन में वो अपना आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं। तो ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी का आज का ये जो पोएम है फादर रिटर्निंग होम। फ्रेंड्स, ये जो इन्होंने वर्क किया था, ये वर्क के लिए ही इज ऑनर्ड बाय द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। फ्रेंड्स, लिटरेरी में यानी कि राइटिंग में या फिर वांग्मय में सबसे हाईएस्ट ऑनर जो होता है, सबसे बड़ा ऑनर इंडिया का, वो होता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये अवार्ड से भी इन्हें ऑनर किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो पोएट है, ये बहुत ही फेमस इंडियन पोएट है, दिलीप चित्रे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ही रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस, यानी कि बहुत ही वैल्यूएबल साहित्य अकेडमी अवार्ड। किस लिए? तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, कौन से वर्क के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था? तो इन्होंने क्या किया था, संत तुकाराम जो सेंट है हमारे, उनके जो भी अभंग है उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। एंड वो जो ट्रांसलेशन था इंग्लिश का, जिसे उन्होंने टाइटल दिया था सेज तुका। तुका मतलब तुकाराम। तो तुकाराम ने जो कहा है, जो अभंग कहा है, जिसे हम स्पिरिचुअल पोएम भी कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस कार्य के लिए उन्हें इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो बहुत फेमस है, अगर आपको ये मिलता है तो आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने करियर में व्हेन ही वाज जस्ट 16 ईयर ओल्ड, ही स्टार्टेड ट्रांसलेट द सन्स करियर इन मराठी। तो 16 साल की उम्र में ही उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। तो बहुत अर्ली एज से इन्होंने राइटिंग स्टार्ट किया था। एक दूसरा इनका राइटिंग करियर में थोड़ा सा
ये भी कह सकते हैं हम कि उनके फादर जिनके लिए इन्होंने ये पोएम लिखी है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बायोग्राफिकल पोएम। ये एक बायोग्राफिकल भी है। जब चित्रे यानी कि उनके पिताजी पुरुषोत्तम चित्रे ये गुजरात से मुंबई जब शिफ्ट हुए थे, तो मुंबई हमें तो पता है भैया वहाँ पे बहुत ही फास्ट लाइफ होता है एंड वेरी क्राउडेड ज़िंदगी वहाँ पे हम जीते हैं। जैसे कि लोकल में देखते हैं हम, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होती है दोस्तों, बहुत, है ना। तो जब ये मुंबई को शिफ्ट हुए थे, तब उनके डैड का, उनके पिताजी का जो डेली रूटीन होता था, अर्ली टू गो वर्क एंड कम लेट्स एट नाइट, तो ये जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया एंड वो एक्सपीरियंस उन्होंने इस पोएम में लिखा है। तो ये पोएम क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोग्राफी। ये एक बायोग्राफी है उनके खुद के फादर के बारे में। नाउ अबाउट दिस पोएम, अभी ये पोएम क्या है? तो उनका एक कलेक्शन था दोस्तों, ट्रैवलिंग इन केज नाम का एक पोएट्री कलेक्शन है, वो पोएम से ये टॉपिक उन्होंने लिया है। ट्रैवलिंग इन अ केज, केज मतलब क्या होता है दोस्तों? पिंजरा होता है, वेयर वी आर रिस्ट्रिक्टेड, है ना, जहाँ हम बंदी तो होते हैं। तो ट्रैवलिंग इन अ केज, अब ये जो जनरली इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो ट्रेन्स होते हैं वहाँ पे जो क्या कहेंगे हम, वहाँ का जो लाइफ होता है उसके बारे में कहा है। यानी कि हम वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं लेकिन सब अपने अपनी दुनिया में बिजी होते हैं। नो वन टॉक विथ अदर्स, कोई किसी से बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे उन्होंने किया है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वन पॉइंट, कि यहाँ पे उन्होंने अपने पिताजी के बारे में एक पिक्चराइज्ड पोएम तैयार की है। तो ये कह सकते हैं हम, इट इज़ ए ड्रामेटिकल मोनोलॉग। ये जो पोएम है ये ड्रामेटिकल मोनोलॉग के जैसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स एंड क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ हिज फादर रिटर्निंग होम। जब पिताजी शाम में आफ्टर डूइंग वेरी हार्ड वर्क एंड टायरलेस वर्क, तो वो जब घर आते हैं तो उनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, उनका वर्णन यहाँ पर किया है। देन यहाँ पर इसका जो मेन थीम है, मोस्टली इन्होंने जितना भी वर्क किया है उनका जो मेन थीम होता था वो एलिनेशन या फिर आइसोलेशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन या फिर डेथ, इसके बारे में इनके ज़्यादा से ज़्यादा पोएट्री लिखे। तो ये जो क्या कहेंगे हम, गिवन पोएम जो है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, एलिनेशन या फिर आइसोलेशन जो होता है उसी के बारे में लिखा। सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम, दैट इज आइसोलेशन और एलिनेशन। यहाँ पे उन्होंने, देखो दोस्तों, यहाँ पे मुंबई में हम जब हम रहते हैं तो बहुत क्राउडेड होता है, मेनी पीपल्स अराउंड अस, लेकिन फिर भी हम अकेला फील महसूस करते हैं, ठीक है ना। नो वन इज विथ अस, वी आर अलोन, दो देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स अराउंड अस, लेकिन फिर भी हम अकेला फील करते हैं। तो यही इस पोएम की थीम यहाँ पे बताई गई है। दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबॉलिक मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। तो ये आज के क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट एरा का एक बहुत ही दर्दनाक पिक्चर अभी दोस्तों दिखाई दे रहा है। दिस इज मे बी वी कैन कॉल अ ब्लॉच ऑन द सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी पे लगा हुआ एक ब्लॉच भी है, एक धब्बा भी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स आर डिसरिस्पेक्टेड, उन्हें कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है एंड दे आर लिविंग very painful life, that is isolated life. No one in family as well as in society, no one respect them. Actually they are experienced, इतना होते हुए भी उन्हें कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो पोएट ने वही बात को पकड़ के यहाँ पे उन्हें लिखा है। द पोएम हैज टू बिग स्टैंजाज। यहाँ पे दोस्तों ये पोएम में दो बड़े बड़े स्टैंजाज है, ईच स्टैंजा हैविंग 12 लाइन्स, 12 लाइन का एक स्टैंजा, ऐसे दो स्टैंजाज है। एंड इफ यू गो थ्रू द पोएम यू फाइंड दैट दीज टू स्टैंजाज डिपिक्ट डिफरेंट सिचुएशंस। दोनों पोएम में, दोनों स्टैंजाज अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते। द फर्स्ट स्टैंजा टेल्स अस द ट्रीटमेंट एंड हिज बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी कि उनके फादर का
सोसाइटी में कैसे बिहेवियर होता है और सोसाइटी उन्हें कैसे ट्रीट करती है, ये बताया है। एंड इन सेकेंड स्टैंडा the family members, rest family members, how the rest family members treat his father and what his father feels about the family members. फ्रेंड्स, एक आपको पता है हर एक फैमिली में फादर होता है, ही इज द लोन ब्रेड अर्नर। जैसे आपके फैमिली में भी आपके फादर, आपके डैड बहुत वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं, एंड ही इज लोन ब्रेड अर्नर, वो कमाते हैं अकेले, ठीक है ना। एंड इस बदले में हमसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज टॉकिंग, स्वीट कम्युनिकेशन, केयरिंग एंड शेयरिंग, बस यही उन्हें रिटर्न में होता है। लेकिन एट द ओल्ड एज many fathers and parents don't get such respect. There is lack of communication between these two generations. And यही जो प्रॉब्लम है दोस्तों आज की दुनिया का, ये 21st एरा का, ये इट इज़ बिकमिंग वर्स एंड वर्स्ट, बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत बुरा होते जा रहा है। तो दिलीप चित्रे जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे छेड़ा है। एंड आपका जो जनरेशन है, when you become a father, ठीक है ना, now you having father at home, तो how should you treat with him, ये भी यहाँ पे एक मैसेज देने का कोशिश किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फादर रिटर्निंग होम, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर्स ऑफ स्पीच। इन द ओपनिंग स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फादर्स ट्रैवलिंग। उनके पिताजी का जो जर्नी होता है उसके बारे में यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि माई फादर्स ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। फ्रेंड्स, जब हम ये पोएम पढ़ते हैं ना, वी डोंट फाइंड एनी राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, राइमिंग पेयर्स इन द पोएम। यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक भी राइमिंग पेयर नहीं। ये दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। अब देखिए, शायद मे बी फ्री वर्स में लिखने की एक पर्पस ये भी हो सकती है, द पोएट्स वांट टू शो द अनबॉन्डिंग ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे एक मीनिंग यहाँ से एक इंडिकेट होता है कि यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन का एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं है, देर इज नो पैर, कहीं पर भी पैर नहीं है, स्कीम नहीं है प्रॉपर। जैसे ए बी बी ऐसी स्कीम होती है ना, यानी कि ए का ए से बॉन्डिंग होता है, बी का बी से बॉन्डिंग होता है। अगर थोड़ा उस एंगल से भी हम देखते हैं तो वी कम टू नो दैट व्हाई द पोएट डजंट हैव एनी स्कीम इन दिस पोएम, ओनली बिकॉज ऑफ he wants to show the isolation or unbonding of family members। यानी कि हम आज देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिली में there is no such a close bonding among the family members। फैमिली मेंबर्स में कहीं पर भी इतना क्लोज बॉन्डिंग हमें नहीं दिखाई देता है। एंड ये सारा अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में बहुत सा हमें देखने को मिलता है। तो मे बी उस वजह से पोएट ने यहाँ पे किसी भी स्कीम का यूज नहीं किया गया है। ओके, तो देखते हैं। माई फादर रिटर्न्स और ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन येलो लाइट। यहाँ पर एक और बात है कि पोएट हैज यूज कलर्स वेरी सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे कलर्स का भी यूज किया गया है, जैसे कि येलो कलर है, ब्लैक कलर भी है, ब्राउन कलर भी है, ग्रे कलर भी है। तो ये सारे कलर्स जो है दे इंडिकेट अ मैसेज, एक मैसेज यहाँ से मिलता है, एक स्टेज को ये इंडिकेट करते हैं। द पोएट सेज दैट इन द ओपनिंग लाइन, द पोएट सेज दैट हिज फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। लेट इवनिंग ट्रेन दोस्तों, हिज फादर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट फॉर अ लॉन्ग वर्क, ही वर्क्स सो हार्ड एंड when he comes home it becomes too late. That's why the train is called as late evening train. Then
standing among silent commuter in the yellow light. When he travels by train, by local train, he is in the midst of many people, a crowd, but all they are silent commuters like this. See, in this picture you find that number of peoples are there. Maybe few of them are napping, but no one talk with each other. यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोकल ट्रेन में आपने देखा होगा भैया, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, वी ऑटोमेटिकली मूव फर्दर, हम बगैर कुछ करे आगे आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा तो विजिट मुंबई लोकल ट्रेन्स, गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय मुंबई लोकल ट्रेन्स. Many peoples are there, but they are silent. Silent means speechless. No one talk with anybody. कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है. यानी कि silent commuters. Commuter means passenger. ये सारे देखो, ये सब जो दिख रहे हैं ये सारे पैसेंजर है, तो उन्हें कम्यूटर भी कहा जाता है. कम्यूटर मतलब वो पर्सन जो काम के लिए अप डाउन करता है, उसे कम्यूटर कहते हैं. तो ये सारे साइलेंट कम्यूटर है इन द येलो लाइट. अभी येलो लाइट जो है ना दोस्तों, अभी येलो कलर का यहाँ पे अनइंटरेस्टिंग या फिर मोनोटनस, ये मीनिंग दिखाने के लिए यहाँ पे येलो लाइट का यूज किया गया हो सकता है. तो यहाँ उसके मीनिंग भी देखते हैं हम. चलो, ये तो कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है. कम्यूटर मीन्स पैसेंजर. संजू बाबा ये क्यों नहीं जाता है? क्यों? साइलेंट का मतलब है स्पीचलेस, खामोश खड़े, सब के सब खामोश खड़े, ठीक है ना. स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन येलो लाइट, suburb slide, चलो चले गए. Suburb slide past his unseeing eyes. In third line, when the father traveling by local train from workplace to home. So suburb means actually what? Actually the outside area of a city, that is called as suburb. यानी किसी भी सिटी का, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, बड़े बड़े सिटीज होते हैं, उसके आजू बाजू जो एरिया डेवलप होता है, ठीक है ना, उसे सबब कहते हैं. ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? सबब. स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. अब मुंबई में क्या है कि वर्क प्लेस एंड होम प्लेस, इसमें नियर अबाउट 10 या 12 या फिर 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, बहुत दूर दूर होता है कभी कभी. तो जब ये वापस आते हैं, ठीक है ना, मे बी उनका वर्क प्लेस इन सिटी होगा एंड उनका रेसिडेंशियल आउटसाइड होगा. तो जब ये जाते आते हैं तब जो सबब पास्ट होता है, यानी कि ट्रेन से पीछे चले जाता है, दैट इज अनसीइंग आइज. Actually everyone in that local may be very tired and not interested to talk with each other. Friends, यहाँ पर अगर आपने पिक्चर में देखा था, his father was standing among the silent commuter, ऐसा कहा है. अब जनरली क्या होता है देखो, it is courtesy, it is the duty of us to respect senior citizens. Senior citizens की respect करना ये हमारा ड्यूटी होता है. Whenever we travel by any vehicle, it is our duty to allow them or to offer them a seat. अगर कोई सीनियर सिटीजन ट्रेन में, बस में खड़े हो गए तो हमारा फर्ज बनता है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू ऑफर देम सीट. तो उन्हें ये सीट देना ये हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है ना. कि यंगर जो होते हैं वो बैठे हुए एंड जो सीनियर सिटीजन है, एजेड पर्सन है, वो खड़े. भैया जो एजेड हो जाते हैं, थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है, स्ट्रेंथ है ना,
तो उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए, देना चाहिए, इट इज़ कर्टसी। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी जगह पे हम नहीं देखते। मे बी अगर कोई अननोन पर्सन है, स्ट्रेंज पर्सन है, तो हम नहीं करते ऐसा। तो यहाँ पे भी मे बी ऐसा एक पिक्चर पोएट वांट्स टू शो दैट देयर इज नो फ्रेंड इन दैट local. Actually what, those who are commuter, they having lots of friends in that particular vehicle. जो भी व्हीकल से वो प्लाई करते हैं, टू एंड फ्रो करते हैं, तो वहाँ पे भैया रोज रोज हम जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए वो इतने दिनों से कम्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी फ्रेंड नहीं है। यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में हाउ लोनली हिज फादर वॉज, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एंड जब भी वो ट्रेन पास होती है तो सबब जो एरिया आजू बाजू के जो भी सोसाइटीज है, कॉलोनीज है, घर है, वो पास होते हैं तो वो कोई भी नहीं दिखता है। मे बी बिकॉज इट इज नाउ बिकम वेरी अनइंटरेस्टिंग, बिकॉज एवरी डे दे हैव द सेम पिक्चर, रोज वही पिक्चर उन्हें देखने का, तो देयर इज नो एनी जॉय। तो यहाँ पे एक मीनिंग ऐसा भी दिखाना चाहते हैं पोएट कि नाउ हिज फादर्स लाइफ इज क्या कहेंगे हम, जॉयलेस, बहुत जॉयलेस है, कहीं पर भी खुशी नहीं है, लोनलीनेस है। इसीलिए हर जो चीज़ आती है उन्हें ना देखते वो पास हो जा रही, ये भी कहना यहाँ पे पॉसिबल है। His shirts and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. Now here he describes the appearance of his father. उनके फादर का अपीयरेंस कैसा है अब वो दिखाए। फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन है यहाँ की, ये रेनी सीजन की है, रेनी सीजन में बारिश हो रही है ऐसा यहाँ पे दिखाया है। एंड जैसे कि अब रेनी सीजन जो होता है इट इज़ वेरी एस्थेटिक, बहुत अनइंटरेस्टिंग, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बाहर घूमने नहीं जा सकते, घर में ही बैठना पड़ता है, बोरिंग हो जाता है। तो मे बी ये सीजन यहाँ पे ये डिपिक्ट करता है दैट इज अनइंटरेस्टनेस या बोरिंगनेस। तो his shirt and pants means whose father's shirts and pants are soggy. Soggy means wet. बारिश से जो है ना वो भीगे होंगे, गीले हो गए होंगे। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड, स्टेन मतलब स्पॉट कहेंगे दोस्तों, जैसे कपड़ों पे स्टेन होता है ना, मैला स्टेन, उसे स्टेन कहते हैं, ठीक है ना। विथ मड एंड हिज बैग स्टफ, स्टफ मतलब फिल, किसी चीज से भर देना। फिल्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। यहाँ पे देखिए उनके पिताजी का एक्सप्रेशन क्या है, उनके जो यूनिफॉर्म है, उनका जो ड्रेस है वो कैसा है, बहुत सॉगी है, गीला है। एंड उनका जो रेनकोट है वहाँ पे बहुत सारे स्पॉट है ऑफ मड, मट्टी के जो भी स्पॉट गिरते हैं ना जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वो भी है। साथ ही साथ उनकी जो बैग थी वो बैग में बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बुक से एक ये पॉइंट भी हमें समझता है कि हिज फादर इज वन ऑफ द एजुकेटर, बहुत लिखे पढ़े आदमी होंगे, पढ़ाई या फिर एजुकेटर किसी को पढ़ाने जाते होंगे, ठीक है ना। स्टफ विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग अपार्ट मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस, ब्रेकिंग इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना। अब कोई बैग जो है वो बहुत पुरानी हो जाती है, विच बैग बिकम ओल्डर, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उस बैग थोड़ा सा क्या हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते, खराब हो जाती। इसका मतलब यहाँ पे उसकी बैग भी बहुत खराब थी, कपड़े भी बहुत गीले हो चुके थे, एंड वो जो रेनकोट था वो भी बहुत दिनों से में भी वॉश नहीं किया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पे भी दिखता है कि हिज फादर वर्किंग सो हार्ड फॉर द फैमिली बट इन रिटर्न ही डजंट गेट दैट मच रिस्पेक्ट विच शुड बी गिवन टू हिम। वो जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही है।
हिज आईज डीम्ड बाय एज। डिम का मतलब होता है फेंट हो जाना। जैसे हमारे घर की लाइट कभी कभी डिम हो जाती है, देखो लाइट तो चलता है लेकिन वो डिम हो जाती है, अनक्लियर दिखता है, ठीक है ना। जैसे हमारी आंखें अभी व्हेन वी आर यंग वी सी क्लियरली, बट एज वी बिकम एजेड वी कांट सी क्लियरली, तो हम अच्छे से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे वो ये बात भी इन्हें बतानी थी कि नाउ हिज फादर इज टू ओल्ड टू सी थिंग्स क्लियरली, बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उन्हें इनका क्या कहेंगे हम, उनकी जो साइट है आई साइट वो भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, डीम हो गई थी। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अब जब वो घर पे आ रहे हैं उनकी आई साइट जो है वो भी बहुत डिम हो चुकी है, एंड बाहर का जो सिचुएशन है ह्यूमिड मानसून नाइट, ह्यूमिडिटी होती है दोस्तों बाहर, है ना, यानी कि क्या कहेंगे हम, ह्यूमिडिटी मतलब जो ड्राइनेस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे रिलेशन में ड्राइनेस आ जाता है ना, ड्राइनेस जब रिलेशन में आता है तो क्या हो जाता है, वी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से हम अलग हो जाते हैं, तो ड्राइनेस हो जाता है। वहाँ पे जो है ना वार्मनेस होना चाहिए होता है, तो वार्मनेस जब होता है तो बॉन्डिंग भी क्या होती है, मजबूत। तो यहाँ पे देखिए ये भी इनको बताना है कि जो वार्मनेस है, जो अपनापन है सोसाइटी के रेस्ट मेंबर से, वो भी बहुत कम हो चुका है, ठीक है ना। मानसून नाइट, तो ये था यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट भी उन्होंने इमेजरी किए हैं दोस्तों, जिस वजह से एक पिक्चर हमारे माइंड में, हमारे मीन्स वी कैन यूजुअलाइज सच पिक्चर, ठीक है ना। ओके, अब हम देखेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद अब लिखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। हर एक लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए। इन द ओपनिंग लाइन, माई फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेन का टी एंड ट्रैवल का टी साथ में आया है, तो यहाँ पे है अलिटरेशन। ये तो अब आपको अच्छे से फाइंड करते आता होगा, अलिटरेशन रिपीटेशन, ठीक है ना। बिसाइड अलिटरेशन यहाँ पर देखिए लेट इवनिंग ट्रेन। भैया ट्रेन ना अर्ली मॉर्निंग की होती है ना लेट इवनिंग की होती है, तो ऐसा नाम क्यों दिया गया होगा लेट इवनिंग ट्रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो लेट है ना, दिस इज द डिले बाय फादर। ये उनके फादर यानी कि ह्यूमन बीइंग से जब डिले हो जाता है तो वो डिले क्या हो रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग से ट्रेन के तरफ ट्रांसफर हो रहा है ना। तो जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पे क्या बनेगा फिर, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमन बीइंग से लेके किसे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रेन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए वहां पे ट्रांसफर एपिथेट है। नाउ इन सेकेंड लाइन, स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन येलो लाइट। अब देखिए ये साइलेंट कम्यूटर यहां पे है ना, ये यस का साउंड है, यहां पर भी यस का साउंड है, तो यहां पे बनेगा अलिटरेशन, ठीक है ना। एंड स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर इन येलो लाइट। दोस्तों जब कम्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं ना, वहाँ पे एक्चुअली क्राउड होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बहुत जोर शोर से आवाज़ें होती है, हाँ, पब्लिक एक दूसरे से बातें करती है, लेकिन यहाँ पे सब के सब साइलेंट बताया, यानी कि अपोजिट दिखाया है। कम्यूटर्स बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पे साइलेंस है, जो कि होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे अपोजिट कंसेप्ट बताई गई है पैराडॉक्स में, एंड उसमें रियलिटी भी दिखाई गई है। ओके, देन द नेक्स्ट लाइन, सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। सबब मतलब आउटसाइड सिटी एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे एस भी है तो अलिट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है।
ये बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच होती है। अब देखिए सबब स्लाइड, स्लाइड मतलब आगे जाना, मूव करना। अब ये जो मूवमेंट है ये तो भैया ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन सबब को दी गई है। सबब तो अपने आप से आगे पीछे तो नहीं हो सकता है ना, तो ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसीलिए यहां पे है पर्सोनी, पर्सन की जो क्वालिटी जा रही ना, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की क्वालिटी जा रही। कौन सी क्वालिटी है? दैट इज स्लाइडिंग की। तो वो किसे दी गई है? सबब नॉन लिविंग को दी गई है, इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। अब यहां पे भी देखिए दोस्तों, अनसीइंग मतलब अनदेखा, आईज, आईज क्या करते हैं? देखते हैं, लेकिन अपोजिट दे दिया, अनसीइंग आईज। ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे है? अपोजिट है। तो यहां पर भी क्या है? पैराडॉक्स। ठीक है, यहां पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है? पैराडॉक्स। अनसीइंग आईज। दूसरा यहां पे जो भी अनदेखा है वो आंखों ने नहीं है, वो ह्यूमन ने किया है ना, यानी कि ह्यूमन से आंखों के तरफ ये पास हो रहा है। तो यहां पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एग्जाम में हमें कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल लिखना होता है, ठीक है ना, तो वो याद रखना है। देन इन द नेक्स्ट लाइन, हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इन फॉलिंग अपार्ट। देखो अभी यहां पर बहुत सारा, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, बहुत लंबा है। यहां पे देखिए, अगर हम देखते हैं एस का साउंड है, हाँ, कॉमन फिगर ऑफ स्पीच आप लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा लाइन कंसिडर अगर करते हैं हम, ये तीनों लाइन यहां से तो यहां तक, ये पूरा जब हम कंसिडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले उनका यूनिफॉर्म के बारे में बताया, फिर उनका रेनकोट का भी बताया कैसे मैला हो चुका है, और फिर बताया कि उनकी जो बैग है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। यानी कि देखिए एक एक पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। तो ये सारा जो है ना, तो ये कैसा है समझो, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके के चढ़ते जा रहा है ना, ग्राफ जो होता है ना वो इस डायरेक्शन में चढ़ते जा रहा है यहाँ से। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर। और जब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ना, तो ये पूरा जो है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज क्लाइमैक्स। भाई क्लाइमैक्स में क्या होता है कि आइडियाज जो होते हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देते हैं। अब देखिए पहले क्या बताया, उनका शर्ट पैंट बहुत सॉगी है, बहुत वेट है, फिर उनका रेनकोट के बारे में बताया, बहुत स्टैंड है, फिर उनके बैग के बारे में भी बताया। यानी कि आइडियाज क्या हो रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है? क्लाइमैक्स, ये फिगर ऑफ स्पीच आ चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे अलिट्रेशन तो है ही है, ठीक है ना। देन हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमिड, ये नाइट को पास हो गया है। ह्यूमिड मतलब ड्राइनेस, ये ह्यूमन बीइंग से लेके नाइट को पास हो रहा है। नाइट तो कभी ड्राई नहीं होती है, लेकिन ये ह्यूमन की जो फीलिंग है ये पास हो रही है, इसलिए यहां पर भी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये दो फिगर ऑफ स्पीच यहां पर आ चुके। इसके अलावा एच एच साउंड भी है, अलिट्रेशन भी है यहां पर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट स्टैंजा हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखा एंड फिगर ऑफ स्पीच भी इसका कंप्लीट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनका काम हो गया, अभी जाओ भाई। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, व्हेन द फादर गेट्स इन ट्रेन फ्रॉम वर्क प्लेस, जहां कहीं पर भी वो काम करते वहां से उनका डिस्क्रिप्शन शुरू किया, उनको डेपिक्ट करना या फिर क्या कहेंगे, उनको पिक्चराइज करना स्टार्ट किया है। हर एक स्पॉट पे उनका
रेस्ट जो क्या कहेंगे कम्यूटर्स या फिर सोसाइटी मेंबर्स है उनके साथ इनका ट्रीटमेंट कैसा है। अब तक वो ट्रेन में थे, इन ट्रेन वो क्या थे, अकेले थे, नो वन वॉज देयर, नो वन फ्रेंड वॉज देयर एंड एक साइलेंस वहाँ पे था। अब जब वो गेटिंग ऑफ द ट्रेन यानी कि ट्रेन से जब वो बाहर आते हैं, प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, नाउ आई कैन से हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। सो दिलीप चित्रे हैज depicted portrait the picture of his father very closely। बहुत नज़दीक से उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं भी हम कह सकते हैं कि ये पोयम उनके फादर पे रियल उनका जो कुछ सिचुएशन था वो पिक्चराइज किया है यहाँ पे दिखाने की कोशिश। नाउ आई कैन से हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब देखिए ना उनका पेरेंट्स का, उनके पिताजी का और सेंटेंस का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है। अब मान लीजिए इतने सारे वर्ड्स है, इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें से अगर एक वर्ड हम निकाल लेते हैं तो इट डजेंट इफेक्ट, तो इसका कोई भी सेंटेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे वो ये बताना चाहते थे कि व्हेन हिज फादर गेट्स ऑफ फ्रॉम द ट्रेन द मेंबर्स ऑफ द ट्रेन डजंट अफेक्ट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही वॉज नॉट टू क्लोज टू द अदर्स, उनसे बहुत क्लोज नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि व्हेन ही गेट ऑफ सो नो वन सी ऑफ हिम, किसी ने भी उन्हें बाय नहीं किया, किसी ने उनको हाय हेलो नहीं किया। भाई हमारा एक कम्यूटर, हमारा एक साथी अब उतर रहा है तो उसे हम जब जाते हैं एक दूसरे से अलविदा होते हैं तो हाय बाय तो करते हैं, हेलो करते हैं, सी ऑफ तो करते हैं ना। तो यहाँ पे उन्होंने किसी ने भी नहीं किया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये पोएट दिखाना चाहते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ दैट ट्रेन। वो ट्रेन में जितने भी लोग कम्यूट करते थे उनमें से ये एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट थे, या फिर क्या मोनोटोनस थे, आइसोलेटेड थे, किसी से भी उनका कांटेक्ट नहीं था। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। ही हरीज नाउ हियर एज सुन एज ही गेट्स ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, हाउ ही रिएक्ट्स। देखो दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा कि फादर इज द लोन ब्रेड अर्नर ऑफ फैमिली एंड ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मच टाइम विथ family members, but unfortunately because of duty he cannot। उनका मन करता है, दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय फैमिली के साथ स्पेंड करे, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करे, लेकिन ड्यूटी की वजह से उन्हें ये सब नहीं कर सकते वो। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो व्हाट ही डिड, हाउ ही रिएक्टेड, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म होता है बहुत बड़ा, जैसे ही उन्होंने उतरे ट्रेन से तो उन्होंने क्या किया, बहुत क्विकली, ब्रिक्सली, बहुत जल्दी जल्दी वो चलने लगे अक्रॉस द लॉन्ग ग्रे पाथ, ग्रे प्लेटफॉर्म, across the railway lines, enters the lane। he didn't care of himself। अब ये पूरा सिचुएशन मुंबई लोकल ट्रेन्स के बारे में, वहाँ का जो कोई सिचुएशन है वो बताया। जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने चलना शुरू किया, बहुत जोर जोर से चल रहे थे। वाई ही वॉक सो हरीडली ओनली टू मीट हिज फैमिली मेम्बर्स। घर पर जाके उन्हें अपने फैमिली से मिलना था। ही इज टू ईगर टू मीट हिज रेस्ट फैमिली मेम्बर्स। तो वो जो इनका ईगरनेस था, वो ईगरनेस यहाँ पे बताया है, इसलिए ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। फ्रेंड्स, हमें पता है लोकल ट्रेन्स बहुत स्पीड से आती है, यह भी पता नहीं चलता कि हमारे पास कब आ गई है। एंड ऐसे जगह पे रेलवे लाइन क्रॉस करना, इट इज़ टू रिस्की, बहुत रिस्की होता है। लेकिन फादर यहाँ पर देखिए, ये अपना लाइफ को रिस्क में डालते हैं सिर्फ किस लिए, टू मीट हिज फैमिली मेम्बर्स। घर पर जल्दी जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, उनके साथ
कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। इसके लिए वो खुद की परवाह न करते हुए रेलवे लाइन को भी क्रॉस कर देते, एंटर्स द लेन, और वो जो लेन होती है, ट्रैक जिसे कहेंगे हम, वहाँ पे वो एंट्री कर देते हैं। बहुत रिस्क लेते हैं दोस्तों, है ना। His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. When he walks, he cannot walk to Brixley too quickly because his footwear is too old and they are sticky with muds because it is the monsoon situation, monsoon time. बारिश हो चुकी है, बहुत सारा मड है ना, कीचड़ जिसे कहते हैं हम, और उनको चप्पल है, देखो फुटवेयर जो है उनका कोई अच्छे से शूज़ नहीं है, कंफर्टेबल एक सिंपल सी चप्पल वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहेंगे हम, फादर का एक पिक्चर जो होता है ना, कि वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते, फैमिली के बहुत सारा करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे एक ये भी दिखाया है कि उनका जो चप्पल है, अब चप्पल ये दोस्तों इट इज़ नॉट इंग्लिश वर्ड, हम उसे फुटवेयर कहेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। ऐसा जो यूज़ होता है इंग्लिश में दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स, तो ऐसे राइटिंग को हम कोड मिक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग लैंग्वेज। तो ये चलता है ना, ऐसा राइटिंग चलता है। आप भी जब पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर लिखोगे तो कई जगह पे ऐसा होता है कि वी डोंट गेट द इंग्लिश वर्ड याद ही नहीं आता है। तो ऐसे समय कोई रीजनल वर्ड, आपका लैंग्वेज का वर्ड आप इंग्लिश में लिख सकते, लेकिन एक वर्ड ही लिखना है, नहीं तो पूरा का पूरा आंसर इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। फ्यू वर्ड्स यू कैन यूज इन इंग्लिश दैट आर इन रीजनल लैंग्वेज, मराठी में होंगे या आपके लैंग्वेज में, तो इसे कोड मिक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स। उनकी जो चप्पल जब स्टिकी हो जाती है ना दोस्तों, तो वी कैनॉट वॉक ब्रिक्सली, फास्टली, क्विकली, हम जल्दी जल्दी नहीं चल सकते, लेकिन स्टिकी होने के बावजूद भी वो क्या करते, हरिओम, बहुत आगे फास्ट चलने की कोशिश करते। अब वो ऑलरेडी ही इज क्या कहेंगे हम, सीनियर सिटीजन एंड ओल्ड एज पर्सन, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि पूरी ताकत लगा के घर पे जल्दी जाने की कोशिश कर रहे। देखो कितना क्या कहेंगे हम, क्लोज अटैचमेंट होता है जब वो बाहर, जब वो, तो ये बातें तो दिख के नहीं आती है, लेकिन फादर जो होता है ना दोस्तों, ही इज़ लाइक कोकोनट, बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक बात दिखाने की अटेम्प्ट यहाँ पे पोएट ने किया गया है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग टी, विथ टी। अब वो इतना रिस्क लेके रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, खुद के लाइफ की भी वो सोचते नहीं है कि कोई ट्रेन आके कुछ मिसहैप हो सकता है, लेकिन एक ही थॉट उनके माइंड में होता है, दैट इज टू रीच अर्ली होम एंड स्पेंड फ्यू मोमेंट्स विथ फैमिली। क्योंकि ये जो मोमेंट्स होते हैं जो पास्ट में जाते हैं ना, वही हमें खुशी देते हैं दोस्तों। अगर आप आपके चाइल्डहुड के कुछ फोटोग्राफ देखेंगे तो यू बिकम हैप्पियर, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। वो जो समय था खुशी का, नाउ आज भी आप वो रियलाइज कर सकते। तो जब वो घर पे आते हैं, अब ये था फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में क्या किया गया है कि आउटसाइड वर्ल्ड में जब वो बाहर होते हैं तो जो सोसाइटी है वो उन्हें कैसे ट्रीट करती है, या फिर उनका एग्जैक्ट पोजीशन सोसाइटी में क्या है वो बताया। स्टार्टिंग से यहाँ तक देखा हमने कि द पोएट्स फादर इज अलोन इन द क्राउड। वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है लेकिन वो अलोन है। देयर इज नो वन हु इज एज क्लोज एज अ फ्रेंड टू हिम। फ्रेंड के जैसा कोई भी क्लोज वहाँ पे नहीं है। यहाँ से अभी सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है। इन सेकंड स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब द क्या कहेंगे, फैमिली एंड हाउ द फैमिली ट्रीट्स हिम। घर के सारे मेंबर्स इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, ये यहाँ पे मतलब ये क्या कहेंगे, अब सेकेंड स्टैंडा इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इन फोर वॉल्स। चार यानी कि फोर वॉल्स के अंदर क्या हो रहा है अभी। बाहर तो वो अकेले थे, अब घर पर क्या मिलता है उन्हें वो देखिए। आफ्टर अ लॉन्ग एंड वेरी
hectic day, when he reaches home, he sees that his father is offered a weak tea. जब वो घर पे आते हैं दिन भर काम करके, तो घर आने के बाद I see him drinking weak tea. Weak का मतलब यहाँ पे कमज़ोर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पोएटिक यूज़ किया गया है। जब जैसे हम देखते हैं बहुत सारे घर पर ये नहीं होता होगा, कई कई जगह पे होता भी होगा कि एज सुन एज फादर रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, मीन्स मॉम दैट इज मदर ऑफर हिम ड्रिंक टी, तो उन्हें वो टी ऑफर करते हैं, तो गरम गरम देते हैं, ठंडी चाय तो कभी देते नहीं है। तो यहाँ पे पोएट को शायद ये दिखाना होगा कि भाई ठंडी चाय यानी कि रिलेशन बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश किया है कि द बॉन्ड अमंग फैमिली मेम्बर्स इज टू वीक, बहुत वीक है, एक दूसरे से उनका ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं है। एक्चुअली फैमिली में तो बहुत क्लोज रिलेशन होता है ना, लेकिन इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि इन होम और एट होम ही इज ऑल्सो आइसोलेटेड, ही इज एक्चुअली क्या कहेंगे हम, अकेले है, वो लोन है, यहाँ पर कोई भी उनके साथ नहीं है। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। व्हेन ही कम्स एट होम, एक्चुअली ही वॉज टू ईगर टू टॉक विथ मेंबर्स, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो घर पे आ जाते हैं तो उन्हें एक वार्म वेलकम नहीं मिलता है। Everyone family members, they are busy in their work, no one pay attention to was his father, पिताजी के तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। वो घर पे आते हैं तो उन्हें एक क्या कहेंगे, आइसोलेटेड फीलिंग होती है, अकेलापन की, लोनलीनेस की फीलिंग होती है। तो ये चाय जो मिली है उन्हें, ये दिखाती है कि हाउ अलोन हिज फादर इज। देन ही इज ऑफर्ड स्टेल चपाती। अगेन देखो, चपाती ये वर्ड है, रीजनल वर्ड है, ये इंग्लिश में दिखा है, यानी कि ये भी क्या है, कोड मिक्सिंग लैंग्वेज। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना है, चप्पल एंड चपाती, ठीक है ना, दोनों खाने की चीज़ें, लेकिन एक खानी पड़ती है, एक कभी नहीं खाना, है ना, ये वाली खाने की, ये वाली मत खाओ। ईटिंग अ स्टेल चपाती, स्टेल मतलब अनफ्रेश, कल की चपाती या एक दिन पहले की, है ना, तो वो क्या होती है, फ्रेश नहीं होती है। तो ये स्टेल चपाती। अब देखिए, घर आने के बाद जो आदमी पूरे फैमिली के लिए पैसे कमा के अच्छी अच्छी चीज़ें लाता है, इन रिटर्न उसे क्या मिल रहा है, स्टेल चपाती। तो यहाँ पे दोस्तों पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो जो पिताजी है कि ही इज़ वेरी निग्लेक्टेड इन फैमिली ऑल्सो। एक सीनियर सिटीजन, द मेन मेंबर ऑफ फैमिली, लेकिन उन्हें जो ट्रीटमेंट मिली है वो बहुत ही रूड ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रही है। तो उन्हें एक अनफ्रेश चपाती दे रहे, रीडिंग अ बुक। सो नो वन इज देयर रीडिंग अ बुक। व्हाई द फादर रीड अ बुक? बिकॉज नो वन इज नियर टू टॉक विथ हिम, कोई भी उनके पास नहीं है। अब कोई भी पास नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, ही एंगेज हिमसेल्फ इन रीडिंग, खुद पढ़ने में चले गए, क्योंकि कोई भी नहीं था। खाना खाने बैठे डाइनिंग टेबल पे, जनरली क्या होता है दोस्तों कि फैमिली में शाम का खाना स्पेशली, दिन में तो सब काम या स्कूल या दूसरे कुछ पर्पज से अलग अलग बाहर चले जाते, लेकिन एट इवनिंग all the members should gather at a place that is dining table and have meal together। एंड वहाँ पे हम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक क्लोजनेस भी आ जाता है, बॉन्डिंग भी बढ़ती है, एक दूसरे से शेयरिंग भी होती है, एंड थोड़ा खाना भी ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फादर इज अलोन ऑन दैट डाइनिंग टेबल, वो अकेले बैठे हैं, उन्हें सर्व करने के लिए भी कोई नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं फिर, रीडिंग बुक। अगेन लोनलीनेस, एलिनेशन, फिर से एक बार यहाँ पे पोएट ने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी हार्ड वर्ड्स है। चलो अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए गए। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, यहाँ पर ये टी साउंड है,
है ना। तो अलिट्रेशन है यहाँ पे, चलो नो नीड टू राइट, अलिट्रेशन बहुत कॉमन है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। अब ये दोनों सेंटेंस को मिला के, ठीक है ना, एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है जो कि ये वर्ड इंडिकेट करता है। कौन सा वर्ड है? लाइक। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो डू लाइक इट। चलो, अब ये लाइक से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हमेशा याद रखना, लाइक वर्ड है तो वहां पे होगी, ऊपर लिख देते, यानी कि सबको अच्छे से दिखाई देगा, दैट इज सिमिली। अगर लाइक या फिर एज, ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है ना, लाइक और एज, तो वहां पे सिमिली 100% होता है। कंपैरिजन क्या है? डिफरेंट है। देखिए, सेंटेंस अलग है एंड राइटर्स फादर डिफरेंट है, लेकिन जैसे वो ट्रेन से, यानी कि लंबे इससे वो निकाल ले जाते हैं सेंटेंस, और वर्ड मतलब उनके फादर है ना, और ये जो सेंटेंस है मतलब ये क्या है? ट्रेन है। तो ट्रेन से एक आदमी निकल गया, बाहर चले गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे एक सेंटेंस से एक शब्द निकाल गया, क्योंकि दैट सेंटेंस, सॉरी दैट वर्ड और दैट पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म। ग्रे, ग्रे कलर देखो दोस्तों अभी क्या दिखा रहा है। ग्रे कलर यहाँ पे ओल्ड एज दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे ही ओल्ड एज हो जाता है तो बालों का कलर जो होता है ना, ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रे कलर ओल्ड एज दिखाता है, यानी कि दो मीनिंग यहाँ पे दिखा है। तो ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है ना। ये क्या है? एक मेटाफर का एग्जाम्पल है, ग्रे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म अलग चीज है एंड ओल्ड एज अलग चीज है, लेकिन ओल्ड एज को डायरेक्टली क्या कहा गया? ग्रे प्लेटफॉर्म। देन अक्रॉस द रेलवे लाइन इंटर्स द लेन। यहां पे देखिए एल एंड एल का साउंड है, ठीक है ना। ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स। अपोजिट दिखाया, देखो स्टिकी चप्पल्स है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? हरी कतलर, मतलब फास्ट करने की, यानी कि ये अपोजिट है दोनों एक दूसरे का। तो यहाँ पे है एंटीथेसिस, अपोजिट आइडियाज है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे देखिए और कोई फिगर ऑफ स्पीच है, एच साउंड है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर देखिए एच है, यहाँ पर भी एच है, तो अलिट्रेशन तो है ही वहाँ पर। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी। देखिए विक टी, है ना। अभी ये विक जो है ये क्या है? ह्यूमन का अनइंटरेस्ट या फिर ह्यूमन का लोनलीनेस जो है ना, ड्राइनेस, यहाँ टी के तरफ पास हो रहा है, यानी कि ये है ट्रांसफर एपिथेट। जब भी कोई क्वालिटी एडजेक्टिव एक से लेके दूसरे को पास होती है ना, तो वहां पे होता है ट्रांसफर एपिथेट। यानी कि आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ये वीकनेस जो था ये टी का नहीं था, ये रिलेशन में जो वीकनेस है या फिर क्या कहेंगे हम, विक बॉन्ड था, वो पास हो चुका है टी के तरफ। ईटिंग स्टेल चपाती रीडिंग बुक। अभी देखिए स्टेल चपाती। अब भाई आप बताओ कि वेन एवर यू हैव मील, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, क्या सिर्फ चपाती खाते हैं आप? हाँ, सिर्फ चपाती नहीं खाते ना हम, तो चपाती के साथ सब्जी भी होती है, दाल होता है, चावल होता है, राइस प्लेट होता है ना पूरा। अब यहाँ पे क्या किया है? सिर्फ चपाती का है, तो सिर्फ चपाती नहीं खाते हम, चपाती के साथ कोई सब्जी होती है, चटनी होती है। तो ये एक सिंगल वर्ड पूरे प्लेट को, है ना। यहाँ पे देखिए ये राइस प्लेट है, ठीक है ना, ये चावल है, ये चपाती है, सब है यहाँ पे, लेकिन दिखाया गया है सिर्फ चपाती। इसका मतलब एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट पार्ट होल के लिए रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे है सिनेक डकी। एक फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, दैट इज सिनेक डकी, यानी कि व्हेन अ स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट द होल,
या फिर द होल पार्ट रिप्रेजेंट द स्मॉल, किसी बड़े पार्ट ने छोटे को रिप्रेजेंट किया है, या फिर छोटा बड़े को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिनेक्डके। ठीक है, रीडिंग अ बुक। चलो, इसके अलावा यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, he goes after taking meal और after taking dinner। अब क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग में बताया कि भाई वो ऑफिस से निकले, ट्रेन में कैसा हुआ, ट्रेन से उतरे, प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, घर पर आए, घर पे क्या हुआ, खाना कैसे खाया। अब आगे क्या, यानी कि जो क्रॉनिकल ऑर्डर में दिखाया गया है ना, जब वो घर पे आते हैं खाना खाने के बाद, ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मीन्स थिंक डीपली। अब बहुत सोचना, अब वो ये सोचते होंगे मे बी कि आफ्टर डूइंग सच अ हार्ड वर्क व्हेन आई रिटर्न होम व्हाट आई गेट रिटर्न फ्रॉम माय फैमिली मेंबर। घर पे आने के बाद दिन भर काम कर, दोस्तों जब आप ये खुद एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है ना, काम, तो आपको पता चलेगा कि कितना लेबोरस वर्क होता है ये। इतना सब होने के बाद जब घर पे आते हैं तो इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर मिलता है तो वी क्रश्ड, हम पूरा टूट जाते हैं, कोई भी उम्मीद नहीं रहती है और सोचने लग जाते हैं। तो एक यहाँ पे देखिए, ये जो टॉयलेट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ये मे बी इसलिए है कि आइसोलेशन, अपार्ट फ्रॉम होम, होम से अलग हो जाना, और जो लोग हैं फैमिली में उनसे अलग हो जाना, ये भी ये वर्ड इंडिकेट करता है टॉयलेट। जो टॉयलेट वर्ड आपको लगता होगा कि, लेकिन यहाँ पे पोएट को ये दिखाना था कि हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली। वो फैमिली में होते हुए भी क्यों अलग है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं, लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, लेकिन ये भी रूम होता है, लेकिन ये कभी हम ज़्यादा बताते नहीं, अलग हो जाता। वैसे ही फीलिंग पोएट को आती है एंड वो बहुत सोचते हैं। फादर ही थिंक्स लॉर्ड, क्या सोचते हैं कि मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। अब ये जो दुनिया है इंसानों ने बनाई है, इंसानों के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इंसान के लिए जगह नहीं है। हाउ अलोन ही इज इन द क्राउडेड वर्ल्ड। इतने सारे पब्लिक है, घर में भी बहुत सारे पब्लिक है, लेकिन वो क्या है, अकेला फील कर रहा है। इस्ट्रेंजमेंट मीन्स एलिनेशन या फिर आइसोलेशन, अकेलापन वो फील कर रहे। ये एक क्या कहेंगे, द कोर ऑफ दिस पोयम। ये दोस्तों ये पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। यहाँ पर ये मेन थीम है आइसोलेशन या फिर एलियनेशन। जो भी मेंबर होते हैं वो कैसे अलग अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, जबकि बहुत से लोग आजू बाजू में है फिर भी वो अकेले फील करते हैं। ये वर्ड है यहाँ पे जो पोएम का दो इंटायर थीम कहेंगे हम इसे। कमिंग आउट ऑफ थ्रम्बल एट द सिंग, जब वो बाहर आते हैं तो थ्रम्बल मीन्स शेकिंग, है ना, बिकॉज ही इज टू ओल्ड टू वॉक स्टेडिली। बहुत क्या कहेंगे हम, बूढ़े हैं, दिन भर काम भी किया है, तो वो अच्छे से नहीं वॉक करते। थ्रम्बल मतलब थोड़ा सा अनस्टेडी चलना, या फिर इस तरीके से कहते हैं हम थ्रम्बल, अनस्टेडी वॉकिंग करना। सो जब वो बाहर आते हैं, एज सुन एज ही कम आउट ही थ्रम्बल्स एट द सिंक। सिंक मीन्स वेयर वी वॉश आवर हैंड्स, तो वो ये सिंक है। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। अब यहाँ पे देखिए ब्राउन कलर यूज किया गया है, पहले कलर किया था ब्लैक रेनकोट के लिए या फिर येलो लाइट के लिए कहा था, एंड ग्रे प्लेटफॉर्म के लिए कहा। अब यहाँ पे ब्राउन हैंड्स कहा है। अब ब्राउन जो होता है दोस्तों वो एक क्या कहेंगे, मैसेज इंडिकेट करता है। जैसे कि द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर ब्राउन हैंड्स। ब्राउन मतलब ब्राउन कलर नहीं है, जो एजेडनेस दिखाया है
ओल्ड एज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, वो दिखाया। उनके हाथ जो है भी काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं वो भी, है ना। तो ब्राउन हैंड्स, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रेस्ट। जब वो हैंड वॉश करते तो ड्रॉपलेट्स होते भी, ये ड्रॉपलेट्स वर्ड लास्ट ईयर तो बहुत फेमस हो चुका था, है ना। जैसे ही पेंडेमिक कोविड शुरू हुआ तो हर जगह पे हैंड वॉश के बारे में, मास्क के बारे में कहा गया। एंड वहाँ पे एक एडवर्टाइज थी कि व्हेनेवर समवन स्नीज, ड्रॉपलेट्स जो होते थे, स्मॉल ड्रॉप होते, मॉलिक्यूल्स होते, तो उसे ड्रॉपलेट कहता है, स्मॉलेस्ट वाटर ड्रॉप कहते हैं। जब वो हमारे स्किन के ऊपर हैंड वॉश करने के बाद कई कई छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते, तो वो अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंज, क्लिंज मीन्स होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। जैसे किसी चीज़ को हम क्लिंच करते हैं तो यानी कि हम उसको बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं। अब ड्रॉप ने क्या क्लिंच किया है, टू द ग्रेइंग हेयर्स। ग्रेइंग मतलब ग्रे कलर के हो जाना, ये भी ओल्ड दिखाता है ना, ओल्ड एज। हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट मतलब ये जो पार्ट होता है हमारे हैंड का, उसे रिस्ट कहते हैं, है ना। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंच टू ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। थोड़े से ड्रॉप जो है, एयर ड्रॉप, वो उनके हाथ को अभी भी होल्ड किए हुए, जो कि बहुत ओल्ड हेयर्स, यानी कि उसके क्या कहेंगे, उनके पिताजी बहुत ओल्ड हो चुके हैं, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ फिगर्स ऑफ स्पीच। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। यहाँ पे देखिए टीटी बहुत बार आ चुका है, यानी कि अलिटरेशन। देन मैन्स estrangement फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर भी मैन आ रहा है, यहाँ पर भी मैन आ रहा है, होल वर्ड रिपीट हो रहा है ना, 2 बार हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन। साथ ही साथ एम साउंड एंड एम साउंड है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन भी है। ओके, देन यहाँ पर देखिए मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। मैन मतलब एक आदमी, क्या ये दुनिया एक आदमी से बनाई गई है क्या? नहीं, तो सारे से होल फैमिली ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये अकेला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। एक से सारे होल रेस, ह्यूमन रेस को बताया है, इसलिए यहाँ पे है स्नेक डकी। दिमाग सरकाने वाली फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए इसको स्नेक डक, यानी कि यहाँ पे तो दिखता एक है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक है, ओके, चलो अगले लाइन में देखते हैं। कमिंग आउट ही थ्रम्बल्स एट द सिंक। यहाँ पर तो एक कॉमनली फिगर ऑफ स्पीच है, कोई स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच नहीं, यहाँ पे सिंपल मीनिंग है ये सेंटेंस का। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। अब देखिए कोल्ड वाटर रन कर रहा है। कभी देखा आपने पानी को दौड़ते हुए? ये दौड़ना तो हमारा ह्यूमन का स्किल है ना। ये किसे दिया गया है? वो कोल्ड वाटर को दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है। ठीक है ना, कोल्ड वाटर रनिंग कहा गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। अभी ब्राउन हैंड्स यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो ओल्डनेस है ये हैंड के तरफ, यानी कि पर्सन से हैंड के तरफ जा रहा है, मतलब ये भी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंज आ गया। देखिए ये भी क्या है, होल्ड ऑन है, मतलब यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन। ओके, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंज टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट।
यहाँ पर ग्रेइंग हेयर्स है, यानी कि ये भी क्या है, ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट। तो ये स्टैंजा में इतनी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच थी, हर लाइन में एक ना एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो मूव अहेड। व्हेन ही कम्स होम ही इज ऑफर्ड स्टेल फूड, है ना, चपाती जो होती है वो बहुत ही स्टेल अनफ्रेश दी जाती है, यानी कि उसका एंड फैमिली से कोई भी क्लोज बॉन्डिंग नहीं दिखाया गया है। फिर वो बहुत सोचते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए वो टॉयलेट जो है वो बताने की कोशिश की गई है। बाद में क्या हो जाता है दोस्तों, हिज sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. sullen, sullen means क्या कहेंगे हम, बैड, बैड मैनर। यहाँ पे इसे अनइंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं हम, The sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. After taking meal, और हम क्या कहेंगे, after taking dinner, when he wants to talk, communicate with the rest member react rudely. They are not interested to talk with his father. वो उनसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जोक्स एंड सीक्रेट्स मतलब हैप्पीनेस एंड सॉरो। दिन भर में जो भी कुछ खुशी हुई है, गम हुआ है, तो वो हम एक दूसरे से शेयर करते। तो उनके जो चिल्ड्रन है वो कहीं पर भी पिताजी के साथ बात करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत अनइंटरेस्टिंग है। ही विल गो टू स्लीप। जैसे उन्हें पता चला कि नाउ नो वन wants to talk with me, so he goes to sleep. दिन भर तो काम करके थके हुए होते हैं, फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। Listening to the static on radio, dreaming of their ancestor and grandchildren. तो कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, फिर अकेले ही जाते बेड पे सो जाते हैं, नींद भी नहीं आती है, दिमाग में बहुत सारे अलग अलग थॉट आते हैं, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए लिसनिंग द स्टैटिक क्रैकिंग और हिसिंग साउंड ऑफ रेडियो। आपने कभी रेडियो सुना होगा, तो जैसे हम ऑन करते तो वो जो स्टार्टिंग में आवाज़ आती है ना, कर 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 कर, वो साउंड जो है ना वो होता है स्टैटिक साउंड, हिशिंग एंड क्रैकिंग साउंड जो होता है। तो लिसनिंग, अभी देखिए रेडियो पे भी उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा सुनने को मिलता, वहाँ पे भी ड्राइनेस ही है ऑन रेडियो। फिर वो सोचते हैं कि इतना हार्डवर्क करने के बाद ना सोसाइटी से ना घर से कोई भी अच्छा रिप्लाई नहीं आता है, तो वो पुराने जो भी उनके पास्ट मेमोरीज होते हैं, गोल्डन मोमेंट होते हैं उनके लाइफ के, वो सोचते हैं और वो जो हैप्पीनेस था वो रिकॉल करने की कोशिश करते। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स मीन्स ट्रैवलर या फिर वॉन्डरर, जो इधर उधर से घूमते हैं भटकते हैं ना, वो नोमैड होते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री से दिखाया ना, नोमैड इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट थ्रू द नैरो पास। नैरो पास जो है ना, ये खैबर पास बोल के, तो अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेटेड हो गए तो आपको पता होगा, खैबर पास या खैबर पख्तून पास भी कहते हैं इसे, जो कि अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान वहाँ पर है। एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री द आर्यंस केम इन इंडिया थ्रू दिस खैबर पास। इंडिया में बहुत सालों पहले जब आर्यन आए थे तो वो जिस रास्ते से आए थे वो है खैबर पास, वो इंडिया में आए। तो देखिए अभी इतना पुराना वो सोचने लग गए, वो जो अच्छे गोल्डन मोमेंट्स थे, अच्छी यादें थी, वो उनके बारे में सोच के अपने दिल को थोड़ा खुश करने की कोशिश करते। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया। सब कॉन्टिनेंट मतलब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है थ्रू द खैबर पास। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि उनके जो 4 पेरेंट्स थे वो जब आए यहाँ पे, वो जो खुशी का, क्योंकि अभी तो उनके साथ नोबडी इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, तो वो उनके वो टाइम के बारे में सोचते हैं एंड वो खुशी जो उन्हें मिलती है उसी से वो खुश हो जाते हैं। तो ये था इनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। His sullen children have often refused to share jokes and secrets. फ्रेंड्स यहाँ पे जोक्स एंड सीक्रेट मतलब वो कोई जोक बताने का नहीं कह रहे, जॉयनेस या हैप्पीनेस एंड सोरोनेस, इनडायरेक्टली ये 2 वर्ड बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। जोक्स एंड सीक्रेट्स डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ हैप्पीनेस एंड सोरोनेस, खुशी गम से डायरेक्ट इन्हें कंपेयर किया गया है। His sullen children have often refused to share, यहाँ पर देखिए एस एंड एस का साउंड आया है, कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है ना। देन ही विल नाउ गो टू स्लीप, यहाँ पर कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये पूरे एक सेंटेंस में मेटाफर का यूज किया है। देन अलिट्रेशन है, ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक। ये जो वर्ड है दोस्तों ये साउंड क्रिएट करता है, एंड जो वर्ड साउंड इफेक्ट देता है वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ओनोमैटोपोइया। Listening the static on the radio, dreaming of his ancestor and grandchildren। अब देखिए एंसेस्टर होते हैं हमारे 4 फादर, हमारे पहले जो थे, मतलब फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। ये आगे जो आगे वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंसेस्टर। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब आगे का, यानी कि एक पिछला जनरेशन एक आगे का जनरेशन। देखो दोनों पॉइंट एक दूसरे से अपोजिट है। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब फ्यूचर, एंसेस्टर मतलब पास्ट। पास्ट फ्यूचर दिखाया है, एंटीथेसिस है यहाँ पे। On his ancestor and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। तो यहाँ पर कोई अलग सी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, एन है यहाँ पे, तो अलिट्रेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये था लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ इट। दिस इज द लास्ट स्टैंजा। तो फ्रेंड्स ये था फादर रिटर्निंग होम, ये पोएम का 1 शॉट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहां पे आपको हर एक पोएम का 1 शॉट मिलेगा एंड हर एक पोएम का एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।